जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट प्रश्नों के हल कर चुके थे और ये जो है हमारे कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो आज हम इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप लोग पीछे के प्रश्नों को, सब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जा 2027 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और समझते हैं। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, उन्मीलय उन्मीलय परागी पुष्प। क्या है उन्मीलय परागी पुष्प? ऐसे पुष्प, देखिए, उन्मीलय परागी सामान्यतः रूप से खिलने वाले पुष्पों को उन्मीलय परागी पुष्प कहते हैं। मतलब कि ऐसे पुष्प जो सामान्य रूप से खिलते हैं, क्या होते हैं? सामान्य रूप से खिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्मीलय परागी पुष्प कहते हैं। इनमें परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं। इनमें क्या होते हैं? ऐसे पुष्प सामान्य रूप से खिलते हैं, इनमें क्या होता है? परागकोश होता है, जो वर्तिकाग्र होता है वो सामान्यतः खुले होते हैं। और खुले, आप लोग जानते हो कि जब परागकोश और वर्तिका खुला रहता है, पुष्प खुला रहता है, तो उसमें सामान्यतः क्या होगा? पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण आसानी से संपन्न होता है। वैसे पुष्प जिनमें, वैसे पुष्प जो सामान्य रूप से खिलने वाले पुष्प, सामान्य रूप से खिलने वाले पुष्पों को क्या कहते हैं? उन्मीलय परागी पुष्प कहते हैं। इनमें परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं, जिससे इनमें क्या होता है? प्रायः पर परागण होता है, जिससे आसानी से इनमें क्या होता है? पर परागण संपन्न होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न संख्या 8। अनुन्मीलय परागी पुष्प क्या है? अनुन्मीलय परागी पुष्प क्या है? देखिए, उन्मीलय मतलब हमेशा, मतलब पूरे पुष्प जो खिलते हैं, वे पुष्प जो खिलते हैं। अनुन्मीलय पुष्प मतलब वह पुष्प जो कभी न खिलते हो, जो पुष्प कभी न खिलते हो। देखिए परिभाषा को देखते हैं। कभी न खिलने वाले पुष्पों को अनुन्मीलय परागी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी न खिलने वाले पुष्पों को अनुन्मीलय परागी पुष्प कहते हैं। चूंकि यह पुष्प हमेशा बंद होते हैं। क्या होते हैं? चूंकि यह पुष्प हमेशा बंद होते हैं, जिसे किसी दूसरे पुष्प के पर परागण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं आ पाते हैं। क्या होते हैं? दूसरे पुष्प के जो पराग कण होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं आ पाते हैं, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं आ पाते हैं, इसलिए ये क्या होता है? पर परागण संभव नहीं है। जब सोचिए आप खुद से कि जब कोई पुष्प खिलेगा नहीं, जब कोई पुष्प खुलेगा नहीं, हमेशा बंद रहेगा और उसमें परागण होगा, तो क्या दूसरे पुष्प के परागण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे क्या होगा, इसमें उसमें क्या होगा? अतः इसमें 100 परागण होता है। क्या होता है? अतः इसमें 100 परागण होते हैं। फिर से एक बार समझिए, उन्मीलय परागी पुष्प, ऐसे पुष्प जो खुले रहते हैं, ऐसे पुष्प जो खुले होते हैं, इसमें पर परागण और वर्तिकाग्र जो होता है खुला रहता है, जिससे क्या होता है? इसमें पर परागण होता है। इसमें क्या होता है? पर परागण। उन्मीलय परागी पुष्प में सामान्यतः क्या होता है? पर परागण। अनुन्मीलय परागी पुष्प में हमेशा 100 परागण होता है, क्योंकि इसमें जो पुष्प होते हैं वो खिलते ही नहीं। इसमें जो पुष्प होते हैं उन्मीलय परागी पुष्प में, अनुन्मीलय परागी पुष्प में वो खिलते नहीं है, इसलिए इसमें हमेशा क्या होता है? 100 परागण होता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 9। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? आवृतबीजी पौधों के बीजों में पाए जाने वाला एक त्रिगुणित पोषक ऊतक। इसमें आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधे के बीजों में पाए जाने वाला एक त्रिगुणित पोषक ऊतक जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूणपोष कहलाता है। यह द्विनिषेचन के दौरान नर युग्मक और ध्रुवीय नाभिक के संलयन से बनता है। यह विकासशील भ्रूण के लिए संचित भोजन के रूप में कार्य करता है। भ्रूणपोष क्या होता है? आवृतबीजी पौधों के बीजों में पाए जाने वाला त्रिगुणित पोषक ऊतक। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके
भ्रूण के जो पोषण प्रदान करता है, जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्या होता है, द्विगुणित होता है, या द्विगुणित होता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह द्विनिषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होता है। द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए, एक ध्रुवीय नाभिक, एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय नाभिक के संलयन से क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अतः क्या होते हैं, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कोश क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह द्विगुणित होता है। यह एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय नाभिक के संलयन से इसका निर्माण होता है। जो अतः क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। किसको, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेदन कीजिए। क्या कीजिए, जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेदन कीजिए, मतलब अंतर पूछ रहा है। देखिए, चल बीजाणु, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। जो चल बीजाणु होते हैं वो अलैंगिक जनन में होते हैं। किसमें, अलैंगिक जनन में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात अलैंगिक जनन में जिनका निर्माण होता है वो क्या होते हैं, एक अगुणित होते हैं। वो क्या होते हैं, अगुणित। तथा जो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के गुणों के समान उनमें गुण होता है, अर्थात वो अपने जनक के समान यानी क्लोन होते हैं। चल बीजाणु कैसे होते हैं, इनका निर्माण जो होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इनमें एक जनक के ही लक्षण होते हैं। एक जनक भाग लेंगे तो एक जनक का लक्षण होगा। अच्छा, अलैंगिक जनन में जनक में एक ही अलैंगिक जनन में जनक का ही लक्षण अपने संतति में दिखाई होते हैं। वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। अब देखिए, युग्मनज जो इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, इनमें दो जनक के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, जो इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, इसमें दो जनक के लक्षण पाए जाते हैं। जो युग्मनज होता है जाइगोट, यह नर युग्मक, और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात इसमें दो जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। युग्मनज का होता है द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। अर्थात इसमें जो दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखिए, चल बीजाणु सामान्यतः शैवालों में बनते हैं। चल बीजाणु किस में बनते हैं, सामान्यतः शैवालों में बनते हैं। इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में सूक्ष्म विभाजन द्वारा होता है। जो चल बीजाणु होते हैं सामान्यतः शैवाल में बनते हैं। किसमें, शैवाल में। इनका निर्माण कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में सूक्ष्म विभाजन द्वारा होता है। इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में सूक्ष्म विभाजन द्वारा चल बीजाणु का निर्माण होता है। अब आइए, इसमें युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। जो चल बीजाणु होते हैं इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में सूक्ष्म विभाजन द्वारा होता है, जबकि युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है युग्मनज का निर्माण। अगला देखिए, तीसरा, सीलिया या फ्लैजेला के कारण चल बीजाणु चल होते हैं। मतलब कि सीलिया या फ्लैजेला के कारण जो होते हैं चल बीजाणु वो गति कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, गति
कर पाते हैं। युग्मनज अचल होते हैं, युग्मनज गति नहीं करते हैं, युग्मनज गति नहीं करते, युग्मनज गति नहीं करते हैं, जबकि सिलिया या फ्लैजेला के कारण चल बीजाणु गति कर पाते हैं। देखिए चौथा अंतर, चल बीजाणु प्रायः अगुणित होते हैं। चल बीजाणु क्या होते हैं? प्रायः अगुणित होते हैं, एन, क्योंकि अलैंगिक जनन में इसका निर्माण होता है, यह क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, क्योंकि इसमें नर तथा मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह क्या होता है? 2n, यह द्विगुणित होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न, परांकुर चोल तथा मूलांकर चोल के बीच अंतर। क्या परांकुर चोल तथा मूलांकर चोल के बीच अंतर पूछ रहा है? देखिए परांकुर चोल, यह परांकुर का सुरक्षात्मक आवरण है। यह क्या है? परांकुर चोल में परांकुर का सुरक्षात्मक आवरण है। देखिए परांकुर क्या है? बीज आप लोग देखे होंगे, बीज किसी चीज का, मटर का बीज, या जो जमीन के ऊपर जो उसे रोपा जाता है तो क्या अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद जो जमीन के ऊर भाग आता है ना, उसे क्या कहते हैं? हम परांकुर कहते हैं, जो भविष्य में तना में परिवर्तित हो जाता है। और जबकि जो मूलांकर होता है, मूलांकर चोल, वह नीचे की तरफ जाता है, और जड़ जो होता है जड़ के ऊपर पाया जाता है। जड़ के ऊपरी परत क्या होता है? मूलांकर चोल कहलाता है। चलिए देखते हैं तब, यह क्या है? यह परांकुर का सुरक्षात्मक आवरण है। यह क्या है? मूलांकर का सुरक्षात्मक आवरण है। देखिए यह मिट्टी से बाहर निकलते समय परांकुर भविष्य का तना की रक्षा करता है। मिट्टी से जब बाहर निकलता है, जो तना होता है वो मिट्टी से जब बाहर निकलता है अंकुरित के बाद, तो उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। जो कि जो तना निकलता है वो क्या है? भविष्य का तना है। जो परांकुर मिट्टी से बाहर निकलता है वो क्या है? भविष्य का तना है, जिसकी रक्षा करता है। कौन? तो परांकुर चोल। परांकुर चोल क्या करता है? भविष्य के तना की रक्षा करता है। अब आइए देखिए मूलांकर में, यह बीज के अंकुरण के समय मूलांकर की रक्षा करता है। क्या करता है? बीज के अंकुरण के समय मूलांकर चोल मूलांकर की रक्षा करता है। मूलांकर चोल जो भविष्य का जड़ होता है, जो भविष्य का जड़ होता है मूलांकर, उसकी रक्षा करता है। परांकुर भविष्य के तने की रक्षा करता है, यानी परांकुर की रक्षा करता है परांकुर चोल। देखिए तीसरा डिफरेंट, यह भ्रूण के भविष्य, भ्रूण के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। एक क्या होता है? भ्रूण के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। यह मिट्टी के अंदर ही रहता है और जड़ के विकास में सहायता करता है। क्या रहता है? मिट्टी के अंदर ही रहता है और जड़ के विकास में सहायता करता है। यह देखिए, यह प्रकाश की ओर बढ़ता है और मिट्टी के ऊपर आता है। जो परांकुर चल है वो प्रकाश की ओर बढ़ता है और मिट्टी के ऊपर आता है। शुरू में क्या होता है? परांकुर अंकुरित होकर मिट्टी के ऊपर आता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। अभी देखिए, यह मिट्टी के अंदर ही रहता है और जड़ के विकास में सहायता करता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न, अध्यावरण और बीज चोल में अंतर। अगला प्रश्न क्या है? अध्यावरण और बीज चोल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए एक साइड हमारा अध्यावरण, एक साइड क्या है? बीज चोल। चलिए देखते हैं। देखिए यह बीजांड का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है। अध्यावरण जो होता है वो बीजांड का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। और जो बीज चोल होता है, निषेचन के बाद बीजांड का अध्यावरण ही बीज चोल में बदल जाता है। बीज चोल क्या होते हैं? जो अध्यावरण होता है वह निषेचन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? निषेचन के फलस्वरूप बीज चोल में बदल जाता है। कौन? अध्यावरण निषेचन के फलस्वरूप बीज चोल में बदल जाता है। देखिए दूसरा, यह निषेचन से पूर्व की अवस्था है। जो अध्यावरण क्या है? यह निषेचन से पूर्व की अवस्था है। और निषेचन के बाद अध्यावरण जो होता है निषेचन के बाद बीज चोल में बदलता है, अर्थात यह क्या है? निषेचन के बाद की अवस्था है। बीज चोल क्या है? निषेचन के बाद की अवस्था है, तथा अध्यावरण निषेचन के पूर्व मतलब पहले की अवस्था है।
देखिए तीसरा डिफरेंट, यह बीजांडकाय और भ्रूण कोश की सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीजांडकाय और भ्रूण कोश को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? अध्ययावरण। और जो बीजचोल होता है, यह बीज के भीतर भ्रूण की सुरक्षा करता है। बीजचोल क्या करता है? बीज के भीतर, बीजचोल बीज के भीतर भ्रूण मौजूद भ्रूण की सुरक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न, परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश क्या है? देखिए बीजांडकाय, जब निषेचन के फलस्वरूप बीजांडकाय के ऊपर, निषेचन के फलस्वरूप बीजांडकाय के ऊपर एक आवरण होता है, एक परत होता है जो बचा रह जाता है। जो क्या होता है? बचा रह जाता है, उसे हम परिभ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूण कोश कहते हैं। देखिए बीजांडकाय का वह शेष द्विगुणित भाग जो बीज के विकास के बाद बचा रह जाता है, परिभ्रूण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रूण कोश कहलाता है। क्योंकि परिभ्रूण कोश है जो आपके इस साल 2026 में पूछा गया है, पाँच अंकीय प्रश्न में पूछा गया है। परिभ्रूण कोश, भ्रूण कोश, सॉरी परिभ्रूण कोश, अब भ्रूण कोश में मतलब विभेदन करने के बारे में पूछा गया है, और भ्रूण कोश के बारे में मतलब विस्तार से बताना है, ऐसे पूछा गया है। चलिए यहीं पर हमारा आज का क्लास समाप्त है, और चैप्टर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो कल से हमारा शुरू होगा चैप्टर 2। आप लोग इसी तरह ही हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।